चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ माउथ। आज हमको मॉडर्न पोर्शन का कवर करना है। ये एक पेज यहाँ पर थोड़ा सा आयुर्वेद पोर्शन का आ गया है। ये पोर्शन आप लोग आयुर्वेद वाले पार्ट से देख लीजिएगा, मैंने वहाँ पर पढ़ाया है। आज शुरुआत करेंगे एनाटॉमी ऑफ माउथ की। तो कह रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर आप माउथ की ओपनिंग करते हैं, सबसे पहले आपको वहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, टीथ देखने को मिलते हैं। तो पहली स्टार्टिंग हम टीथ से करेंगे, थोड़ी सी एनाटॉमी टीथ के बारे में जानेंगे। तो टीथ फॉर्म आ पार्ट ऑफ मेस्टिकेटरी एपरेटस। ये मेस्टिकेटरी एपरेटस का मतलब क्या होता है? मेस्टिकेशन मतलब होता है खाने को चबाने वाली प्रोसेस। तो कह रहे हैं कि जो खाने चबाने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारी टंग भी उसका एक स्ट्रक्चर होती है, हमारे टीथ भी उसका स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो कह रहे हैं टीथ फॉर्म अ पार्ट ऑफ मेस्टिकेटरी एपरेटस। तो उसी मेस्टिकेटरी एपरेटस का एक पार्ट होते हैं आपके टीथ, यानी खाना चबाने वाली जो आपकी एक तरीके से आपके औजार हैं या पूरी मशीनरी आपके माउथ की, उसका एक पार्ट है टीथ। ह्यूमंस यूजुअली हैव 20 प्राइमरी टीथ। प्राइमरी टीथ बोल सकते हैं जो दूध के दांत होते हैं, जो जीवन में 2 बार आ सकते हैं। डेट इज़ 20 प्राइमरी या डेसिडुअस टीथ फॉलोड बाई 32 परमानेंट टीथ, यानी 20 शुरुआत में दांत ऐसे होते हैं जो वापस से रिपीट करते हैं, और हमारे पास 32 आगे जाकर के परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ये दूध के दांत हैं, ये गिरेंगे तब जाके 32 परमानेंट टीथ आएंगे। इनका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है 2102 2102। ये एक साइड का है, ठीक है, ये डेसिडस का। और परमानेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 2123। तो मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला बचपन की बात है, आपको याद होगा। आगे आइए, अमंग प्राइमरी टीथ 10 आर फाउंड इन मैक्सिला, 10 इन मैंडिबल। मैक्सिला का मतलब ये अपर फ्लोर, जो ऊपर वाला एरिया है वो मैक्सिला वाला एरिया है, तो 10 उसमें होते हैं। और जो नीचे वाला एरिया है जो मैंडिबल बोन है, 10 उसमें होते हैं। तो 20 दूध वाले दांत किस तरीके से डिवाइड किए गए, 10 ऊपर 10 नीचे। इन परमानेंट डेंटिशन ईच सेट ऑफ जॉ कंटेन्स 16 सीथ। जबकि अगर आप परमानेंट की बात करोगे तो टोटल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे, इस तरीके से, ठीक है। ईच सेट ऑफ जॉ कंटेन 16, मतलब ऊपर वाला जॉ उसके अंदर भी 16 होते हैं और नीचे वाले जॉ के अंदर भी 16 दांत होते हैं। ये पहला पैराग्राफ तो कुछ खास नहीं था। नीचे आइए, टीथ आर क्लासिफाइड एज इंसीजर्स, कैनाइंस, मोलर्स, तो और प्री मोलर्स भी होते हैं इन द प्राइमरी सेट ऑफ टीथ। हाँ, लेकिन प्राइमरी सेट के अंदर आप देख रहे हैं 2102, ये जीरो किसके आगे है? पहला इंसीजर है, फिर कैनाइन है, फिर प्री मोलर है, फिर मोलर है, यानी डेसिडुअस के अंदर प्री मोलर नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कहीं भी यहाँ पर प्री मोलर का नाम नहीं आया, इंसीजर का नाम आया, कैनाइन का नाम आया, मोलर का नाम आया। आप देख रहे हैं कि 2102 यानी प्री मोलर की जगह खाली है, शून्य है वहाँ पर। तो अगर बात करेंगे परमानेंट की तो वहाँ पर तो प्री मोलर आएंगे, लेकिन अगर बात करेंगे डेसिडुअस की तो वहाँ पर प्री मोलर नहीं आएंगे, वो जीरो रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं टीथ आर क्लासिफाइड एज इंसीजर, कैनाइन एंड मोलर कव इन प्राइमरी सेट ऑफ टीथ। प्राइमरी मतलब कहते हैं ना प्राइमरी स्कूल, यानी जो छोटे बच्चों का स्कूल रहता है, जो स्टार्टिंग होती है। तो प्राइमरी सेट ऑफ टीथ का मतलब है जो दांत पहले आते हैं, जिनके गिरने के बाद परमानेंट टीथ आने बाकी हैं। आप 8 साल के 10 साल के हैं तो आपके दांत दोबारा आ जाएंगे, लेकिन आप 40 साल के हो गए हैं तो दांत दोबारा नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपका प्राइमरी सेट नहीं है, अब आपका परमानेंट सेट है, जिसके अंदर सारे हैं, मोलर भी हैं, प्रीमोलर भी हैं, इंसीजर्स भी हैं, कैनाइन भी हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंसीजर्स। इंसीजर्स भी 2 प्रकार के हैं। सेंट्रल इंसीजर्स भी होते हैं, सेंट्रल और थोड़ा सा उसके साइड में जो होते हैं लेटरल इंसीजर, सेंट्रल एंड लेटरल। 2 टाइप्स ऑफ मोलर्स, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर, ठीक है। 2 मोलर होते हैं, मतलब 2 प्रकार के मोलर होते हैं, 2 प्रकार के इंसीजर्स होते हैं। एंड देयर इज़ 1 कैनाइन बिटवीन इंसीजर्स एंड मोलर। तो ये तो मैंने आपको फॉर्मूले में बता दिया कि इंसीजर और मोलर के बीच में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, बीच में आपका कैनाइन होता है। तो देयर इज़ 1 कैनाइन बिटवीन इंसीजर्स एंड मोलर इन ईच क्वाड्रेंट इन डेसिडस टीथ। अभी बात चल रही है दूध के दांतों की, डेसिडस टीथ की, अभी परमानेंट की बात नहीं चल रही है। भाई परमानेंट की बात में आप मुझसे कह सकते हो कि सर इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आप कह रहे हैं कि इंसीजर और मोलर के बीच में कैनाइन होते हैं, तो प्रीमोलर कहाँ गया? अगर परमानेंट की बात करोगे तो आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हो
लेकिन अगर यही बात डेसिडस की करोगे तो ये क्वेश्चन आप मुझसे नहीं पूछ सकते, क्योंकि यही बात मैंने आपको ऊपर ही क्लियर कर दी कि बच्चों के अंदर या डेसिडस या दूध के दांत जो होते हैं उसके अंदर प्रीमोलर नहीं होता है, इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं और मोलर होते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो कैनाइन है ये इंसीजर और मोलर के बीच में सिचुएटेड हो गया। सिंपल है, लाइन समझ में आ गई है कि मोलर्स के बीच में दो प्रकार के मोलर हो गए और दो प्रकार के इंसीजर्स हो गए, सेंट्रल और लेटरल, और इसके बीच में होता है वन कैनाइन बिटवीन। इनके बीच में एक ही तो कैनाइन है, 2102, देखो 1 एक ही तो होता है इन परमानेंट सीट। अब परमानेंट टीथ या परमानेंट सेट की बात करें, देयर आर टू इंसीजर्स, दो इंसीजर्स होते हैं, वन कैनाइन होता है 2 1, दो प्रीमोलर होते हैं 2 और 3 मोलर। ये एक क्वाड्रेंट की कहानी है और टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, आपको पता है। अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट, टोटल 4 क्वाड्रेंट है। ये एक क्वाड्रेंट के आइटम बताए तो वही कह रहे हैं इन ईच क्वाड्रेंट टोटलिंग 232। टोटल 4 क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट में कितने हो गए 2 1 2 3। इनको टोटल करो भाई, दो इंसीजर्स हैं, एक कैनाइन है, दो प्रीमोलर हैं, 3 मोलर है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 इंटू 4 करो, आगे 32। तो 32 परमानेंट टीथ किस तरीके से होते हैं समझ में आए कि हमारे पास यहाँ पर दो इंसीजर हैं, एक कैनाइन है, दो प्रीमोलर है, 3 मोलर हैं। ये एक क्वाड्रेंट में टोटल 4 क्वाड्रेंट होते, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर 32 आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बताया गया इनके बारे में। सबसे पहले आते हैं इंसीजर्स। टोटल इंसीजर कितने होंगे भाई, एक क्वाड्रेंट में 2 हैं, तो 4 क्वाड्रेंट में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यानी अगर आपको एक दांत की संख्या पता है एक क्वाड्रेंट में, तो आप एक दांत की संख्या टोटल माउथ में निकाल सकते हो और टोटल टीथ की संख्या टोटल माउथ में भी निकाल सकते हो। सिंपल है, हमने देखा कि एक क्वाड्रेंट के अंदर इंसीजर 2 हैं, तो 4 क्वाड्रेंट के अंदर 8 हो जाएंगे। तो ह्यूमन हैव 8 इंसीजर्स, ह्यूमंस के अंदर 8 इंसीजर होते हैं, लोकेटेड एट फ्रंट ऑफ माउथ, जो मुंह में सबसे आगे आपको दिखते हैं, जो निकोली से, जो तिकोने से या एक तरीके से नुकीले टाइप के होते हैं। 4 इन अपर, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। उनका शार्प नुकीला एज होता है जो खाने को कट करने के काम आता है। ठीक है, आप कोई भी खाने को कट करते हैं, आप लोग एप्पल खाते हैं, कट करते हैं उसको, आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, रोल खाते हैं, आगे वाले दांतों से कट कर देते हैं उसको, वो इंसीजर हैं। फिर आते हैं कैनाइंस, आल्सो नोन एज कस्पिट्स, इनको कस्पिट्स भी कहते हैं। दे आर नेक्स्ट टू इंसीजर्स, इंसीजर्स के अगले होते हैं, मतलब इंसीजर्स के बगल में होते हैं, क्योंकि आपके इंसीजर सेंटर में थे, उसके जो बगल में हो गए वो आपके कैनाइंस हो गए। नीचे हमारे पास फ़ोटो भी है, आई थिंक फ़ोटो प्लेस करना भूल गया मैं, कोई नहीं, प्लेस कर दूंगा। चलिए डाउनलोड करके प्लेस कर दूंगा, रिक्वायरमेंट लगेगी तो, कुछ खास नहीं है। बीच वाले जो 4 हैं ऊपर के, 2 सेंटर में, वो सेंट्रल इंसीजर्स हो गए। ठीक है, इसके बगल में जो तिकोने से हो गई ये आपके लेटरल इंसीजर हो गए, इसके बगल में आपका कैनाइन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो कह रहे हैं दे आर नेक्स्ट टू इंसीजर्स, बीच में 4 तो इंसीजर की जगह रिजर्व है, इसके बाद में जो होंगे साइड में वो आपके कैनाइन्स होते हैं। एंड देयर इज़ 1 टूथ पर क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट में एक ही, आप फॉर्मूला देख सकते हो 2 1 2 3। सेकंड नंबर वाला जो 1 है ये कैनाइन्स के लिए है, एक क्वाड्रेंट में एक है, 4 क्वाड्रेंट में 4 हो जाएंगे। दे आर यूज्ड इन टीयरिंग द फूड, फूड को टीयर करने के काम आते हैं। कैनाइन टीथ आर शार्पेस्ट टीथ, आप खुद फील कर लीजिए अपने माउथ में उंगली लगा करके कि इंसीजर से भी ज़्यादा शार्प होते हैं आपके कैनाइन। करके देखिए अभी, बीच वाले 4 छोड़ दीजिए, सिंपल है कैनाइन काउंट करना, बीच वाले 4 छोड़ दीजिए, तो उसका अगला जो होगा सेंटर के 4 छोड़ के आप चाहे राइट लेटरल चले जाइए चाहे लेफ्ट लेटरल चले जाइए, आपको क्या मिलेगा, कैनाइन मिलेगा। या फिर सिंपल देख लो, आप सेंट्रल में अपना अंगूठा या उंगली रखो आप और किसी भी तरफ मूवमेंट कराओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मूवमेंट करा रहा हूँ लेफ्ट की साइड, आप मूवमेंट करा रहे हैं, देखिए एक प्लेस ऐसा आएगा कि आपके दांत कुछ इस तरीके से चल रहे होंगे। मैंने कहा ये टोटल 4 थे, मैंने यहाँ से शुरुआत करी, मैं इधर जाना शुरू किया, मैं दांत गिन ही नहीं रहा, बस मैं फिंगर को मूव करा रहा हूँ, बिल्कुल फिंगर एकदम सीधे रास्ते पे जा रही है, एकदम से रास्ता इस तरीके से आया होगा। ये आपको ये फील हुआ होगा, कितने लोगों को हुआ फील बताइए, हो रहा है। यही आपका कैनाइन है जो नुकीला है, जो शार्पेस्ट है। सिंपल है,
ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं जिन पर हम यहाँ पर समय खर्च कर रहे हैं कि आपको कुछ कठिन ना लगे, आप एक बार रीड करें लेक्चर के बाद सारी चीज़ें याद हो जाएँ। जो कैनाइन होते हैं शार्पेस्ट होते हैं। फिर आता है प्री मोलर, इनको बोलते हैं बाई कस्पिड। तो कह रहे हैं बिकॉज दे हैव टू कप्स। भाई कस्पिड का मतलब क्या है, कप से लेकर के है, इनके दो कप होते हैं। कप का मतलब होता है बाहर इस तरीके से दो प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये दांत की शेप इस तरीके से आपने देखी होगी ना, बीच में खाना फंस जाता है, ठीक है, फिर सड़ जाता है या ब्लैक ब्लैक कीड़ा लग जाता है यहाँ पर, तो यही वो एरिया है। दे हैव टू कप्स और प्रोजेक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ टीथ, दे आर इन बिटवीन मोलर एंड कस्पिड। कस्पिड किसको बोला गया था, कैनाइन को। तो ये कैनाइन और मोलर के बीच में होते हैं। देखिए क्या फार्मूला सही कर रहा है, पहले इंसीजर थे, फिर कैनाइन थे, फिर प्री मोलर थे, फिर मोलर थे। अब ये कह रहे हैं कि जो आपके प्री मोलर हैं, ये वाले प्री मोलर, ये किसके बीच में है, मोलर और आपके कस्पिड। कस्पिड मतलब कैनाइंस। तो अगर कस्पिड बोला जाएगा तो कैनाइन समझोगे, और अगर बाइकप्सिड बोला जाएगा तो आप प्री मोलर समझोगे, ठीक है। अगर एक आउट ग्रोथ है या एक तरीके से ऊपर की तरफ कोई शेप है तो आप उसको कस्पिड बोल रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके से दो हो गया तो उसको आपने बाइकस्पिड बोल दिया। सिंपल है ये, कस्पिड बाइकस्पिड। फिर कह रहे हैं देयर आर टू टीथ पर क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट में दो दांत होंगे। फॉर्मूला देखिए 2 1 2 3, 2 1 2 3। तो ये प्री मोलर के नीचे दो ही आ रहा है, सही बात है। तो एक क्वाड्रेंट में दो है, चार में आठ हो जाएंगे। दे सीज एंड शेयर द फूड, ठीक है। ये खाने को एक तरीके से आप कह सकते हैं चबाने वगैरह में हेल्प करेंगे, मिक्स करने में हेल्प करेंगे, इस तरीके से हेल्प करेंगे। अब बाकी तो एक बार रीडिंग पर्पज़ है, अभी लेक्चर ख़त्म हो जाए तो आप इसको रीड कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। मतलब याद तभी होगा आपको जब आप एक बार खुद से रीड करेंगे, ठीक है। आगे आइए। फिर आता है मोलर। मोलर का मतलब क्या होता है, तो कह रहे हैं मोलर के लिए दे आर यूजुअली 3 पर क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट में 3 होते हैं। फूड को ग्रिंड करने के काम आते हैं, मिक्स करने के काम आते हैं। आप अच्छे से चबा देते हैं ना चीज़ों को पीछे की तरफ ले जा करके। आप खाने को एक बार आपने कट कर लिया इंसिजर्स कैनाइंस की हेल्प से, उसके बाद जो आप चबाते हो ना, मेस्टिकेशन करते हो या मिक्सिंग करते हो, ग्रिंड करते हो फूड को, सब्जी पराठा एक दो जिसमें एक आत्मा कर देते हो, वो सब पीछे वाले दांतों से होता है, मोलर से होता है। इंसिजर कैनाइंस एंड मोस्ट प्रोमोलर्स एक्सेप्ट मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर हैव वन रूट। मतलब ये कह रहे हैं कि आप इंसिजर्स और कैनाइन और ज़्यादातर प्रीमोलर, उसमें से जो आपका पहला प्रीमोलर है उसको छोड़ दीजिए, और कौन सा मैक्सिलरी मतलब आपका ऊपर वाला जो पहला प्रीमोलर है उसको आप छोड़ दीजिए, सबकी एक ही रूट होती है। मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर एंड मैंडिबुलर मोलर्स हैव टू रूट। तो मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर का मतलब ये, मैक्सिलर मतलब ऊपर वाले, और उसमें भी कौन सा, पहला। भाई प्रीमोलर कितने होंगे एक क्वाड्रेंट में, मैंने आपको बताया था एक क्वाड्रेंट में दो होंगे। टोटल कितने होंगे, 8 होंगे, 4 ऊपर 4 नीचे। ये ऊपर वाले 4 हैं मैक्सिलरी प्रीमोलर, नीचे वाले 4 हैं मैंडिबुलर प्रीमोलर। तो कह रहे हैं कि ऊपर वाले 4 है, इसमें भी दो, कौन से वाले, पहले वाले दो, एक लेफ्ट क्वाड्रेंट में पहले पड़ेगा, एक राइट क्वाड्रेंट में पहले पड़ेगा। तो ये जो होते हैं इनकी जो रूट होती है कितनी होती है, एक ना होकर के दो रूट होती हैं। और ऐसे ही मैंडिबुलर मोलर्स की, मैंडिबुलर मोलर्स मतलब नीचे जितने मोलर हैं, कितने मोलर आएंगे नीचे, भाई एक क्वाड्रेंट में 3 हैं। पहले टोटल माउथ की निकाला करो, ये एक क्वाड्रेंट का है, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल माउथ के अंदर उसकी संख्या आ जाएगी। तो 3 इंटू 4 करो 12। तो हमारे माउथ के अंदर 12 मोलर होते हैं, 6 ऊपर होंगे 6 नीचे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कोई भेदभाव नहीं करा ऊपर वाले ने। अब जो ऊपर वाले 6 हैं ये मैक्सिलरी मोलर हैं, नीचे वाले 6 हैं ये मैंडिबुलर मोलर हैं। तो जो नीचे वाले हैं जिसको आप बोलेंगे मैंडिबुलर मोलर्स, इनकी दो रूट होती हैं, दो जड़ होती हैं। सिंपल है। तो अगर आपको ऑप्शन दे के पूछ ले कि आपके पास है सेकंड प्री मोलर, इसकी कितनी रूट होगी, तो आप कह देंगे एक ही रूट होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंसिजर कैनाइंस और मोस्ट प्री मोलर्स हैव वन रूट एक्सेप्ट किसको छोड़ के, प्री मोलर, वो भी कौन सा, मैक्सिलरी फर्स्ट प्री मोलर। यानी ऊपर ऊपर की बात हो रही है, छत की, छत को मैक्सिलरी बोला गया है, उसके जो पहले के दो मोलर होंगे, एक लेफ्ट क्वाड्रेंट में एक राइट क्वाड्रेंट में, उसकी रूट को छोड़ करके बाकी सारे के सारे प्री मोलर के अंदर वन ही रूट ही होती है। ये क्लियर है यहाँ तक। फिर आते हैं टीथ सरफेस के ऊपर। तो कह रहे हैं सबसे पहले आता है फेशियल, जो टीथ का आउटर सरफेस होता है। फेशियल सरफेस फॉर प्री मोलर एंड मोलर इज नोन एज बक्कल सरफेस।
वेयर एज फेशियल सरफेस फॉर इंसीजर्स एंड कैनाइंस इज नोन एज लेवियल सरफेस। यानी आउटर टीथ, अगर मतलब टीथ का जो आउटर एरिया, आउटर सरफेस है, उसको आपने क्या बोल दिया, फेशियल बोल दिया। अगर प्री मोलर और मोलर के आउटर एरिया की बात करोगे, उसके फेशियल सरफेस की बात करोगे, तो बक्कल सरफेस होता है। आप ऐसे मानिए कि आप बिल्कुल अंदर के दांतों की बात कर रहे हैं, अंदर के दांत, प्री मोलर मोलर अंदर होते हैं, तो उनका जो फेशियल सरफेस, मतलब उनका मुंह किधर की साइड खुलेगा। आप फॉर एग्जांपल मानिए कि आपका एक रूम है जो पहाड़ों में सिचुएटेड है, आप खिड़की खोलते हैं तो आपको सामने हिमालय के सुंदर सुंदर वादियाँ, सुंदर सुंदर पहाड़ दिखते हैं। वैसे यहाँ पर मानेंगे कि प्री मोलर और मोलर जब अपना मुख खोलेंगे तो उनके सामने क्या दिखेगा, बक्कल कैविटी दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है। जबकि अगर इंसीजर और कैनाइन अपनी खिड़की खोलेंगे तो उनको सामने लिप्स दिखेंगे, होठ दिखेंगे, इसको बोलते हैं लेवियल सरफेस। सिंपल है, आप इमेजिन करिए, अपने माउथ के अंदर इमेजिन कर लीजिए, आपके इंसीजर्स और आपके कैनाइन सबसे आगे हैं, ठीक है, और उनके आगे क्या है, लिप्स है। भाई होठों से ही तो अपने दांतों को धक्के रखते हो आगे वालों को, तो आप देख पा रहे हो कि इंसीजर्स और कैनाइंस के आगे, उनके फ्रंट में आपके लिप्स हैं। तो इस तरीके से याद भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो कि इसको लेवियल सरफेस बोल दिया। लेकिन जो आपके अंदर हैं मोलर और प्री मोलर, उनका जो एक तरीके से माउथ है या कैविटी है, उनके सामने क्या है, बक्कल सरफेस है, बक्कल कैविटी है, तो उसको नाम दे दिया बक्कल सरफेस। क्लियर है। फिर आपका आता है लिंगुअल सरफेस ऑफ टूथ एग्जिटेंट टू टंग। जो एरिया टंग के पास होता है उसको लिंगुअल बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है डिस्टल, एक ऐसा सरफेस जो मिड लाइन से दूर होता है। वैसे ही बढ़ते हैं डिस्टल, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल नियर द सेंटर, डिस्टल अवे फ्रॉम सेंटर या अवे फ्रॉम मिड लाइन। तो यहाँ पर डिस्टल के लिए बोल दिए एक ऐसा सरफेस टीथ का जो कि मिड लाइन से दूर है। फिर आता है मेसियल, मेसियल एक ऐसा सरफेस होता है जो कि मिड लाइन के पास होता है, कुछ कुछ प्रॉक्सिमल की तरह। फिर आता है ऑक्लूजल, एक तरीके से जो टीथ का चबाने वाला या काटने वाला हिस्सा होता है ना, उसको बोलते हैं ऑक्लूजल सरफेस। तो टीथ के 5 सरफेस बताए, फेशियल सरफेस, लिंगुअल सरफेस, डिस्टल सरफेस, मीजियल सरफेस और ऑक्लूजल सरफेस। तो अगर आपसे पूछ ले कितने सरफेस है, 5, कैसे याद करेंगे, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, किसको फॉलो करना होता है अपने को, डीएम को फॉलो करना, डीएम से आपको फॉलो करना है। फ्लो याद कर लो या फॉलो याद कर लो, मैंने तो फॉलो याद किया, फॉलो शॉर्ट में लिखते हैं ना, फॉलो, डीएम। तो एफ से फेशियल, एल से लिंगुअल, ओ से ऑक्लूजल, डी से डिस्टल, एम से मीजियल। सिंपल है, आ गया ये। फिर यहाँ पर डेंटल फार्मूला दिया गया है, द नंबर ऑफ टीथ ऑफ ईच टाइप, मतलब जितने प्रकार के दांत हैं उनको एक फार्मूले में सेट किया गया, जिसको यहाँ पर डेंटल फार्मूला बोला गया। ये ऊपर के और नीचे के टोटल 4 क्वाड्रेंट है मिला करके, ऊपर के 2, नीचे के 2। अब ऊपर में भी 2 क्वाड्रेंट है, नीचे भी 2 क्वाड्रेंट है, अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट। तो ये एक क्वाड्रेंट का फार्मूला है फॉर द वन साइड ऑफ माउथ, मतलब माउथ के एक साइड के, तो राइट या लेफ्ट, विद द अपर एंड लोअर टीथ शोन ऑन सेपरेट रोज, जो अलग अलग रो में यहाँ पर आपको टीथ शो किए गए हैं। द नंबर ऑफ टीथ इन द माउथ इज ट्वाइस एज देयर आर 2 स्लाइड्स। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टीथ होंगे वो डबल हो जाएंगे एक साइड में, ठीक है। अब डेंटल फार्मूला, परमानेंट टीथ, डेसिडस टीथ ऑटोमेटिकली हम ऊपर देख चुके हैं, 2123, 2123 और ये 2102। कह रहे हैं इन ईच सेट फर्स्ट डिजिट इंडिकेट्स इंसीजर, पहली इंसीजर को डिनोट करती है, दूसरी कैनाइन को करती है, तीसरी प्रीमोलर को करती है और चौथी हमारी मोलर को करती है। नीचे आइए, फिर कह रहे हैं कौन से दांत कब आते हैं, तो पहले डेसिडस का बताया गया है, फिर यहाँ पर परमानेंट का बताया गया है। पहले डेसिडस के लिए देखते हैं, सीक्वेंस वही है, ICPMM, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इंसीजर्स के लिए कह रहे हैं कि ये 6 से 10 महीने में आते हैं, ठीक है। कैनाइंस कह रहे हैं 16 से 20 महीने में आते हैं। और बच्चों के अंदर डेसिडस की बात करें तो प्रीमोलर तो आते नहीं है, सीधे मोलर आते हैं 10 से 24 महीने में। तो आप बिल्कुल याद करना आसान है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ड्यूरेशन बढ़ रही है। पहले आई आया, फिर सी आया, पीएम की तो बात करेंगे नहीं डेसिडस का केस के अंदर, फिर यहाँ पर एम आया, ICM। अब यहाँ पर देख रहे हो कि सबसे पहले आई आया, मतलब सीक्वेंस में आई आ रहा है, तो सबसे पहले इस उत्पत्ति भी इसी की होगी, डेट इज़ 6 to 10th मंथ। फिर आया कैनाइन, बाद आया इसने लगभग ख़त्म किया 10 पे, 6 और 10 16 होता है, और इसका डबल 20 कर दिया। फिर यहाँ पर आप आगे आइए, फिर इसको आप 10 to 24 कर दीजिए, तो एग्जैक्ट डेटा है। अगर आप याद करना चाहें तो 6 to 10 इसको कर दीजिए, लेकिन डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा उस चक्कर में। अगर आप इसको 10 से 20 लिख दें, ठीक है, इसको आप 10 से 20 लिख दें और इसको 20 से 24 लिख दें, तो चीज़ें याद करनी आसान हो जाएगी। ये आपने 10 पे ख़त्म किया, 10 से शुरू किया, ये 20 पे ख़त्म किया, 20 से शुरू किया,
ये उन बच्चों के लिए जिनको डेटा याद नहीं रहता है, इतना एग्जामिनर ध्यान नहीं देगा। अगर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है तो हो सकता है अंतर ज़्यादा पड़े, लेकिन थ्योरी के अंदर आपको ये डेटा चल सकता है। मैंने क्या कहा, चल सकता है याद करने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट डेटा हमेशा एग्जैक्ट ही रहता है। उसके अलावा ये डेटा एग्जैक्ट के साथ साथ बुक के हिसाब से वेरी भी करता है। तो इस किताब में ये है, दूसरी किताब में हो सकता है महीनों को 2-4 महीने ऊपर नीचे कर दें, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। चीज़ों को आप सिंपल करिए, आप याद करिए 6 to 10, फिर याद करिए 10 to 20, फिर याद करिए 20 to 24। ठीक है, चीज़ों को याद तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा आसान तो बनाना पड़ेगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो बच्चे एग्जैक्ट याद कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, वो एग्जैक्ट याद करें, मेरी यही सलाह रहेगी। फिर आती है परमानेंट टीथ की बारी। इसके अंदर ही वही कंसेप्ट है कि जो पहले यहाँ पर सीक्वेंस में आया है उसकी उत्पत्ति भी पहले होगी। पहले आई आया है, आप मानिए 8 साल, फिर सी आया है, आप मानिए 11 साल, फिर आया प्री मोलर, आप मानिए 14 साल, फिर आया है मोलर, इसको बोल दिया है 25। अब यहाँ पर शुरुआत में तो +3 करके आंसर निकल आएगा, लेकिन मोलर के लिए सीधे आपको 25 ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक रेंज बताई है कि मोलर 6 से 25 तक आते रहते हैं, और इंसीजर्स आपके 7 से 8 साल तक ही आते हैं, कैनाइंस 11 साल तक आते हैं, और प्री मोलर 11 से 13 आते हैं। मैंने आपको एक तरीका बता दिया याद करने का, 8, 11, 14, 25, शुरुआत में 3-3 करके काम चल जाएगा, फिर आपको एक लंबा मार्जिन 11 का लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे कैसे ना कैसे करके, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाता है, मैंने ये देखा है। अब आइए नीचे, यहाँ पर डेंटल एनाटॉमी बताई गई है। तो कह रहे हैं जो एक दांत होता है, इसके अंदर एनेमल भी होता है, सबसे बाहर वाला पोर्शन, फिर डेंटिन भी होता है, फिर सीमेंटम भी होता है, फिर पल्प भी होता है। ऐसा लगता है मानो कोई बिल्डिंग बना रहे हैं कि बाहर एनेमल पेंट करा दिया है, उसके अंदर डेंटाइन है, उसके अंदर सीमेंट लगा हुआ है, और बीच में आपका माल मसाला पल्प भरा हुआ है। ऐसे ही तो होता है कि पहले बाहर पेंटिंग जो कराते हैं ना, जो कलर कराते हैं, उसको एनेमल बोलते हैं। एक प्रकार का होता है, डिस्टेम्बर भी आता है, एनेमल भी आता है, एक सिंपल चूने की भी पुताई होती है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाहर बिल्डिंग है, उस पर एनेमल का पेस्ट करा दिया है, फिर नीचे कुछ डेंटिन टाइप का मटेरियल लगवाया है, फिर नीचे सीमेंट लगवाया है, और अंदर पल्प मतलब अंदर स्पेस है रहने के लिए, काम करने के लिए। बात समझ में आ रही है? अभी कुछ समझने का था नहीं, समझने की कहानी शुरुआत हो रही है अब से। पहला आता है एनिमल। तो कह रहे हैं जो टीथ का आउटर सरफेस होता है, देखिए बहुत आसान आसान चीज़ है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एनाटॉमी के अंदर सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, उसके अलावा 9th-10th के अंदर टीथ आपने पढ़ रखा है, तो कुछ ऐसी खास है नहीं। लेकिन फिर भी मैं एक एक लाइन इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको कठिन ना लगे जब आप लेक्चर के बाद इनको पढ़ने जाएँ। इनेमल की बात करें तो आउटर सरफेस ऑफ टूथ इज़ कवर्ड बाई ए लेयर ऑफ इनेमल that is formed by special epithelial cells called ameloblast। देखिए, इसी तरीके से आपको पढ़ना होता है कि जब आप पढ़ें तो कम से कम इतना फ्रैक्शन पढ़ें कि एक लाइन पूरी स्पष्ट हो जाए। अगर मैं आपको समझाने के लिए पढ़ता आउटर सरफेस ऑफ टीथ कवर्ड बाय लेयर ऑफ एनिमल बस, तो फिर मुझे जो अगली इन्फॉर्मेशन है उसको दोबारा से समझाने के लिए आपको पहली इन्फॉर्मेशन से रिलेट करना पड़ता। अब मैंने आपके लिए रीड कर दिया आपका अमेलोब्लास्ट तक, द आउटर सरफेस ऑफ टूथ इज कवर्ड बाई ए लेयर ऑफ एनिमल, यानी जो टीथ का आउटर सरफेस होता है ये एनिमल की एक लेयर से कवर होता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो यहाँ पर लिख ही रहा है एनिमल, अब ये एनिमल किसका बना हुआ है? तो मैं कहूँगा कुछ हमारी बॉडी के अंदर, खास करके टीथ के अंदर कुछ स्पेशल एपिथेलियल सेल्स हैं जिसको बोला गया एमेलोब्लास्ट, उसी का बना हुआ है एनिमल। मिल नहीं रहा नाम? एनिमल, एमेलो, इस तरीके से एनिमल के ही एमेल से इस सेल का नाम निकाल लोगे भाई, एनेमल। इस एनिमल से एमएल को निकाल लाओ, एमेल, फिर लगा दो एमेलोब्लास्ट। तो इस सेल का नाम आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। फिर कह रहे हैं वंस टूथ हैज़ इरप्टेड, अगर एक बार दांत टूट जाता है, नो मोर इनेवल इज़ फॉर्म्ड, दोबारा वहाँ पर इनेवल नहीं बनता है। इसलिए हमेशा ज़िंदगी भर वहाँ पे दांतों में झंझनाहट, सेंसिटिविटी बनी रहती है, क्योंकि इनेवल दोबारा नहीं आएगा। आप सोच रहे हैं कि इनेवल एक बार टूट गई गलती से, हमने कुछ ऐसा चबा लिया, हमने कई बार क्या करते हैं लोग, बोतल ओपनर का काम करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ऊपर ढक्कन लगा आता है ना, या सॉस की, केचप की बोतल के ऊपर, तो इसको माउथ से ही खोलने का काम करते हैं। डायग्राम थोड़ा अलग भी बन गया है। तो इसको कुछ लोग क्या करते हैं, दांतों से ही खोलने का काम करते हैं। तो उस तरीके से अगर बाई चांस आपका एनिमल टूट गया गलती से, या सिरफ ऑफ हो गया, मतलब एक तरीके से झड़ गया वहाँ से, तो दोबारा नहीं बनेगा। तो बी केयरफुल, ज़्यादा हीरोपंती ना दिखाएं। ये सारी चीज़ें अति साहस के अंदर आती हैं, राजक्षमा हो सकता है निदानों के अनुसार। तो कह रहे हैं वंस टूथ हैज़ इरप्टेड नो एनिमल इज़ फॉर्म्ड इन फर्दर लाइफ। एनिमल इज़ composed ऑफ वेरी लार्ज वेरी डेंस क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रोक्स एपेटाइट। ठीक है, ये आपको नाम ध्यान रखना है सब्सटेंस का, डेट इज़ हाइड्रोक्सी एपेटाइट मेटेरियल, मिनरल एक प्रकार का। तो नाम याद कर सकते हैं कि जो आपका इनेवल होता है ये बहुत सारे
वेरी लार्ज, बहुत बड़ा और बहुत डेंस क्रिस्टल होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट मटेरियल। और उसके अंदर कुछ आयंस भी होते हैं लाइक कार्बोनेट आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन। भाई मिनरल्स हैं, पोटेशियम्स मिनरल्स के अंदर आयंस हैं, ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर कह रहे हैं एनिमल इज़ हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, एंड हाईली कैल्सीफाइड, और हाईली कैल्सीफाइड होता है मतलब उसके अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम डिपॉजिटेड रहता है। एनिमल कैन नॉट बी रिन्यूएड एंड डार्कन्स विद एज, जो एनिमल होता है उसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है और एज के साथ डार्क होता जाता है, गंदा होता जाता है। फ्लोराइड एंड सलाइवा हेल्प इन रीमिनरलाइजेशन, अब जो फ्लोराइड है वहाँ पर प्रेजेंट, उसके अलावा जो सलाइवा है वो उसको रीमिनरलाइज करने में हेल्प करता है। इनेबल कवर द क्राउन ऑफ टूथ, जो टूथ का क्राउन होता है, ऊपर की टोपी होती है, उसको इनेबल कवर करने में हेल्प करता है। एंड इज सेमी ट्रांसुलेट, सेमी ट्रांसुलेंट होता है। ट्रांसुलेंट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अपने हाथ में देखिएगा, ये कान का पर्दा देखिए, बेस्ट एग्जांपल है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, वो ट्रांसलूसेंट है। आप उसमें रोशनी डालते हो ना कान में, एकदम गुलाबी गुलाबी होता है, लाइट का दिखता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसा मानिए कि एक आपके पास कपड़ा है, पीछे लाइट जल रही है, तो कपड़े के आगे लाइट आपको फील हो जाएगी, यहाँ पर लाइट की लोकेशन है, वो होता है ट्रांसलूसेंट। तो ये सेमी ट्रांसलूसेंट होता है। एनिमल इज़ वेरी ब्रिटल, ब्रिटल होता है, टूट सकता है बहुत जल्दी, और परमिएबल होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, कुछ सब्सटेंस को अंदर आने देता है फिर नहीं आने देता। इट अपीयर्स ब्लूइश वाइट एट थिक एरियाज, जहाँ पर ये थिक होता है वहाँ ब्लूइश वाइट दिखता है, और जहाँ पर पतला होता है वहाँ पर ये येलोइश दिखता है। एनिमल के अंदर होता है डेंटिन। अब बात करते हैं डेंटिन की। अब जो टीथ का सबसे बड़ा पोर्शन, लार्जेस्ट पोर्शन होता है, वो डेंटिन के द्वारा ही बना होता है। डेंटिन इज़ द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ टूथ एंड गिव्स बेसिक शेप टू इट, और दांतों को एक आकार देने का काम डेंटिन के द्वारा ही होता है। कहते हैं ना इसकी डेंटिंग पेंटिंग करनी बाकी है, मतलब उसको एक आकार देना बाकी है, तो डेंटिन का काम आपको कौन करेगा? डेंटिन करेगा, मतलब उसको एक शेप देने का काम कौन करेगा? डेंटिन ही करेगा। डेंटिन इज कवर्ड बाई इनेबल इन द क्राउन, और जो डेंटिन होता है ये एक तरीके से इनेबल के नीचे होता है, ठीक है, या कह सकते हैं इनेबल डेंटिन कवर करता है। तो डेंटिन इज कवर्ड बाई इनेबल, डेंटिन कवरिंग कौन है? इनेबल। इन द क्राउन एंड सीमेंटम इन द रूट, यानी अगर रूट की बात करोगे तो डेंटिन के ऊपर सीमेंटम मिल जाएगा, अगर ऊपर क्राउन की बात करोगे तो डेंटिन के ऊपर एनिमल मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अगर ऊपर की बात हो रही है, क्राउन की बात हो रही है, तो वहाँ पर डेंटिन के ऊपर एनिमल कवरिंग के तरह एक ढाल की तरह प्रेजेंट है। लेकिन रूट की जड़ की बात हो रही है तो वहाँ पर एनिमल नहीं है। भाई एनिमल का काम क्या है? दांतों को बचाना, हार्ड सब्सटेंस होता है, तो कहाँ से बचाओगे? भाई नीचे से कोई मार नहीं रहा, अब देखो तोड़ने तो दांत कैसे भी तोड़ दो, नीचे से घुसा मार के तोड़ दो, साइड से मार दो। लेकिन एक बात आप बताइए, खाने से, फूड से, सलाइवा से, एसिड से अगर दांतों को बचाना है तो कवरिंग ऊपर ही चाहिए रहेगी, जड़ में तो नहीं चाहिए रहेगी। अब बात समझिएगा कि फॉर एग्जाम्पल जो गंदा होता है, फॉर एग्जाम्पल आप पेड़ों को लीजिए, पेड़ों का अगर आप देखें धूल मिट्टी जो सबमिट होती है वो आपके प्रेजेंटेड पार्ट पे होती है, एक्सप्रेस्ड पार्ट पे होती है, ठीक है। या फिर आप देखिएगा आपके हाथों की जो टैनिंग होती है, अगर आप हाफ टी शर्ट पहन रहे हैं तो जो पार्ट आपका टी शर्ट से कवर है वो गंदा नहीं होगा, वो काला नहीं होगा, लेकिन जो पार्ट आपका एक्सपोज्ड है वो काला हो जाएगा। वही एग्जांपल यहाँ पर है कि जो पोर्शन दांत का नीचे है, मतलब जड़ की फॉर्म में, रूट की फॉर्म में है, वहाँ पर इनेमल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक्सटर्नल एसिड के कॉन्टैक्ट में, मिनरल्स के कॉन्टैक्ट में, सलाइवा के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा। लेकिन जो पोर्शन एक्सपोज्ड है वहाँ पर इसकी ज़रूरत है, तो वहाँ पर इनेबल होता है। तो वही कह रहे हैं कि डेंटिन अगर क्राउन की बात करोगे तो इनेबल से ढका हुआ रहता है, लेकिन रूट की बात करोगे तो सीमेंटम से ढका हुआ रहता है। इट इज़ येलोइश इन कलर, येलोइश होता है। आप ऊपर एक लाइन देख के आ रहे थे, इसको आप समझ पाएंगे कि जहाँ पर ये इनेबल मोटा था वहाँ पर वो आपको हल्का सा ब्लूइश वाइट दिख रहा था, जहाँ पर पतला था वो येलोइश दिख रहा था। अब येलोइश क्यों दिख रहा था? क्योंकि ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, नीचे के सब्सटेंस को ऊपर से देख लेते हैं, मतलब पारदर्शी जिसको बोलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे गोवा वगैरह में आप लोग देखें, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप देखते हैं कुछ इस तरीके की शर्ट पहन लेते हैं वो, कि उनकी हाथ, उनकी बैक, या मतलब उनकी पूरी बॉडी दिखती है, ट्रांसपेरेंट शर्ट होती है, बॉयज़ पहनते हैं, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, क्या कहते हैं गर्ल्स का मुझे आइडिया नहीं। तो वो उनकी जो शर्ट होती है अंदर का सब दिखता है, मतलब वो डिज़ाइन के लिए शर्ट, बस फैशन के लिए है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि एक तरीके से जहाँ पर इनेमल पतली हो जाएगी वो सेमी ट्रांसपेरेंट है, उसके नीचे का कुछ कुछ माल मसाला दिखेगा। अब नीचे डेंटिन है, वो कैसी? येलोइश, इसलिए वहाँ पर इनेबल भी येलोइश दिखेगी, ठीक है। तो इट इज येलोइश इन कलर
एंड कंसीडर एज अ लिविंग टिश्यू, इसको लिविंग टिश्यू की तरह मानना चाहिए। इसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है। द मेन बॉडी ऑफ द टूथ इज कम्पोज ऑफ डेंटिन विच हैज़ स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर या स्ट्रॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर। तो कह रहे हैं जो टीथ का मेन पोर्शन होता है वो डेंटिन का ही बना हुआ होता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर है। डेंटिन इज मेड अप ऑफ प्रिंसिपली ऑफ हाइड्रोक्सी, जो ऊपर था हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स सिमिलर टू दोज इन बोन बट मच मोर डेंस। मतलब ये वही क्रिस्टल है जो हमारी हड्डी बनाने में हेल्प करता है, लेकिन हड्डियों से ज़्यादा मजबूत है हमारा डेंटिन यहाँ पर। These crystals are embedded in strong meshwork of collagen fibers। कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इन कोलेजन फाइबर्स के मैश वर्क में ही डेंटिन बीच बीच में छुपा रहता है। क्रिस्टल सिमिलर टू दोज इन बोन बट मच मोर डेंस, ये पॉइंट आई थिंक दोबारा रीड कर दिया है मैंने। दीज क्रिस्टल्स आर एम्बेडेड इन स्ट्रॉन्ग मैश वर्क ऑफ कोलेजन फाइबर, ये बता ही दिया। डेंटिन इज मेड अप ऑफ ऑडोंटोब्लास्ट, किसका बना हुआ होता है? ऑडोंटोब्लास्ट का। इनेमल किसका बना हुआ था? एमिलोब्लास्ट का। ये हमने उसके नाम से ही आंसर निकाला था। विच लाइन इट्स इनर सरफेस, जो कि इसके इनर सरफेस को लाइन करता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट लाइफ, और ये थ्रू आउट लाइफ बनता है। एनिमल क्या था? थ्रू आउट लाइफ नहीं बन रहा था, एक बार टूट गया तो टूट गया, खेल खत्म, लेकिन डेंटिन बनता रहता है। फिर आता है हमारे पास सीमेंटम, ये भी एक प्रकार की हड्डी होती है, मॉडिफाइड टाइप ऑफ बोन होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम सीमेंटो इनेमल जंक्शन, सीमेंटो इनेमल जंक्शन मतलब जहाँ पर सीमेंटम और इनेमल मिलता है। आप ऐसे मान लीजिए ऊपर वाला दांत है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो दांत का एक्सपोज्ड पार्ट है, ऊपर वाला एरिया है, ये किससे कवर्ड रहेगा? इनेमल से कवर्ड रहेगा। डेंटिन तो पूरे दांत के अंदर है, सबसे बड़ा पोर्शन डेंटिन ही है। आप मान लीजिए वॉयलेट वाला पोर्शन, पहले मैं एक रफ डायग्राम बनाने का काम कर रहा हूँ आपके लिए, रफ डायग्राम बना रहा हूँ। मैंने कहा इतना दांत अंदर है, ठीक है। अब जो ऊपर वाला पोर्शन है जो एक्सपोज्ड है, ये इनेवल से कवर्ड है, रेड वाला इनेवल हो गया। सबसे बढ़िया तो मुझे वही डायग्राम लगते हैं जो समझाने के लिए मैं अपने हाथ से आपको बना के दिखाता हूँ। बाकी तो ऑनलाइन वाले अच्छी बात है, नो डाउट, उनकी थोड़ी ड्राइंग अच्छी होती है, शार्पनेस अच्छी होती है, चीज़ों को बिल्कुल एग्जैक्ट करते हैं रिप्रेजेंट, लेकिन समझने के लिए ये डायग्राम ज़्यादा बढ़िया हैंड डायग्राम। ऊपर वाले पोर्शन को कवर करने के लिए इनेवल है, नीचे वाले पोर्शन को कवर करने के लिए हमारे पास क्या होता है? सीमेंटम। अब देखिए ये कह रहे हैं कि इट एक्सटेंड फ्रॉम सीमेंट टू इनेमल जंक्शन, मतलब जहाँ पर सीमेंटम और इनेवल मिल रहे हैं वही तो हुआ सीमेंट टू इनेवल जंक्शन। कहाँ पर? यहाँ पर। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका सीमेंटम? इन दोनों के जंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। कितनी आसान बात है कि सीमेंट टू इनेवल जंक्शन, क्योंकि इसके ऊपर तो इनेवल है तो यहीं से तो इसकी स्टार्टिंग होगी। तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सीमेंट टू इनेवल जंक्शन अप टू एपिकल फोरामेन, ये एपिकल फोरामेन है जो सबसे गहराई में होगा। ये यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो कह रहे हैं ओपनिंग इन एंड ऑफ रूट ऑफ टूथ, मैंने वही कहा कि जहाँ पर जड़ खत्म हो रही है वहाँ पर जो ओपनिंग है वहाँ तक आपका सीमेंटम देखने को मिलता है। थ्रू विच ब्लड नर्व पास टू पल्प, अंदर क्या है? पल्प। तो उस छेद के द्वारा ही ब्लड वेसल्स वगैरह दांत के अंदर आती हैं, और दांत के अंदर जो पल्प वाला एरिया है वहाँ पे न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं। आप खुद सोचिए ना कि अगर दांत के अंदर के नीचे ओपनिंग नहीं होगी तो नीचे सारा माल मसाले की सप्लाई कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कोई गेट ही नहीं है, तो अंदर कैसे जाएंगे लोग? अंदर कैसे सारा सामान पहुँचेगा? भले ही एक छोटा सा गेट हो जिससे लोग अंदर पहुँच सकें, सारा सामान पहुँचा सकें, वैसे हमारे दांतों के अंदर जड़ में, रूट में एक छिद्र है जिससे ब्लड वेसल्स, नर्व, सारी की सारी चीज़ें पल्प तक पहुंचती हैं। इट इज़ लाइट येलो इन कलर, कलर वगैरह की बात छोड़िए। फिर आता है पल्प जो अंदर होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि पल्प कैविटी को ऑक्यूपाई करता है, दांत का सेंट्रल पार्ट होता है। इसके अंदर नर्व होती हैं, लिम्फ चैनल्स होते हैं, आर्टरी हैं, ब्लड वेसल्स यानी वेंस, आर्टरी दोनों आ जाएंगी, फाइन फाइबर्स है। इस तरीके से आपको रीड करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, पल्प कैविटी को ऑक्यूपाई करते हैं, टीथ का सेंट्रल पार्ट बनाते हैं, इसके अंदर नर्व हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर लिम्फेटिक चैनल्स हैं, फाइन फाइबर्स हैं। पर हमारे पास आता है पेरीओडोंटल लिगामेंट। ये क्या करता है? ये फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि सीमेंटम को एल्वुलर बोन से जोड़ने का काम करता है। बात करते हैं एल्वुलर बोन के बारे में। एल्वुलर बोन बोलो या एल्वुलर प्रोसेस बोलो, ये जो आपकी हड्डी होती है, थिकन्ड रिज होती है बोन की, उसी का एक पार्ट होता है, या कह सकते हैं वही थिकन्ड रिज ऑफ बोन जिसके अंदर टूथ सॉकेट्स होते हैं, मतलब कुछ जबड़ा यहाँ पे दांत फिट होते हैं ना, उसी की एक मोटी सी एज होती है जिसके ऊपर दांत आते हैं, जो बोन्स की बात करें तो। फिर आती है ब्लड सप्लाई। जो मैक्सिलरी टीथ है मतलब ऊपर की तरफ है, उनकी जो सप्लाई होती है एंटीरियर, मिडल
और पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी से होती है, जो कि मैक्सिलरी आर्टरी की ही ब्रांच है। भाई ऊपर मैक्सिला बोन है तो मैक्सिलरी आर्टरी आएगी, उस मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच निकलेगी डेट इज सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी, और उसकी भी मल्टीपल ब्रांच निकलेंगी, एंटीरियर, मिडल, पोस्ट। आप ऐसे मानिए आपने कोई पार्सल बनाया मंगाया बॉम्बे से, आप एक किसी छोटे से गांव में रहते हैं, छोटे से कस्बे में रहते हैं, एग्जाम्पल मैंने मान लिया ABC, कुछ भी छोटा सा बिल्कुल गांव। अब बॉम्बे से आपने पार्सल मंगाया, पहले ये आ गया दिल्ली, सीधे फ्लाइट से दिल्ली वगैरह आ गया। फिर दिल्ली से फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये गांव कहीं ना कहीं आगरा के पास है, ठीक है। फिर दिल्ली से ये पार्सल आएगा आगरा, और फिर आगरा से ये जो आपका गांव है इसके पास में जो हेड ऑफिस होगा वहाँ पर पहुँचेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आगरा के पास काफ़ी सारी जगह हैं, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, आगरा इमेजिन कर लीजिए। मतलब पहले बॉम्बे से दिल्ली आया, फिर आगरा आया, फिर यहाँ तक गांव तक पहुँचेगा। वैसे यहाँ पर है कि सबसे पहले आपकी मैक्सिलरी आर्टरी, वो भी किसी की ब्रांच थी, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। फिर उसकी ब्रांच निकली सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी, फिर उसकी ब्रांच निकली एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर। इस तरीके से ब्रांच की ब्रांच वहाँ पर ब्लड सप्लाई देने का काम करती हैं। फिर बात करते हैं मैंडिबुलर टीथ, जो नीचे होते हैं, इनको सप्लाई देती है इन्फीरियर एल्वुलर आर्टरी, जो कि मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की, इसको क्लीन करते हैं पहले। नर्व सप्लाई की कह रहे हैं, अगर जो ऊपर वाले टीथ होते हैं उनकी सप्लाई होती है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर, मिडल सुपीरियर एल्वुलर और एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व से। सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर जो आर्टरी थी ना तीन, एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी, मिडल सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी, इस तरीके से तो बोलेंगे पूरा नाम, वही तीन यहाँ पर नर्व हैं। जबकि जो लोअर टीथ है उनकी जो सप्लाई होती है ये इन्फीरियर एल्वुलर नर्व से होती है। मतलब यहाँ पर आर्टरी हटा के नर्व लगाना है, यहाँ पर भी आर्टरी हटा के नर्व लगाना है, तो ये ब्लड सप्लाई याद करना हो जाएगा आसान। अब यहाँ पर एक डायग्राम है जो हमने पढ़ा, एक बार देख सकते हैं कि सबसे ऊपर इनेमिल है, इसके नीचे डेंटिन है, इसके नीचे पल्प है, ये आपका है ये गम, ठीक है। गम मतलब तरीके से जो आपको एक तरीके से कह सकते हैं ना मसूड़े, दांतों के बीच में जो जिसके अंदर दांत उगते हैं उसको मसूड़े बोलते हैं। ये आपका सीमेंटम में नीचे वाला एरिया, आप देखिए जो एक्सपोज था इनेबल से यहीं तक है, ये वाइट वाइट, इनेबल नीचे नहीं है, नीचे सीमेंटम है। यहाँ पे छिद्र है, ये आपकी हड्डी थी, ये छिद्र है, और इस छिद्र से ही नर्व ब्लड वेसल जा रही हैं, ठीक है। दांत के देखो दो कफ हो गए, बाइकस्फिड हो गया, ये प्री मोलर हो गया। कितना ईजी हो गया याद करना, पहचानना। अब आती है एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स, यहाँ से देखेंगे अपन कल, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज करके आइएगा, मिलते हैं कल पार्ट 2 के लिए।